हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर हैगा चैप्टर 6 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दिया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो और जिसे हर कोई अपना योगदान देकर उसे बेहतर बना सके। इन सॉफ्टवेयर को निःशुल्क में अपने काम में लिया जा सकता है तथा इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर सारी एप्लीकेशन सारे सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाम दे रखा है ओपन सोर्स, ठीक है। इसमें ये रहता है कि आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सको, ठीक है ना। उसकी कोडिंग आपको फ्री दी जाती है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते होगे। पहली चीज़ हो गई, आप चेंजेस कर सकते हो। कोई अगर उसमें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते होगे, ठीक है ना। आप कोई नया अपडेट करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो, जैसे एंड्रॉयड है, गूगल है, ठीक है ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। इनमें नए नए अपडेट आते रहते हैं। किस लिए आते रहते हैं? क्योंकि जो चेंजेस रहते हैं ये सबके लिए हैगा, ठीक है। कोई भी अपने हिसाब से अपने उस कोड को चेंज कर सकता है, उसमें नई नई चीज़ें कर सकता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि भैया नहीं आती हो, भैया मैं जैसे कोई भी इंसान हुआ, ठीक है ना, कोडिंग देखी दो चार, हाँ ये अच्छी है कि हम इसमें एडिट कर दें, ऐसा नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कर, बट उसके लिए भी पूरी प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के यूज़, ठीक है ना, कौन कौन से यूज़ होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है, इसे इंडिपेंडेंट तरीके से सभी को दिया जाता है, ठीक है ना। ओपन इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इसके जो भी कोडिंग है कि वो किसके साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में दी जाती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है, कोई भी इसमें सुधार चेंजेस कर सकता है। पुरानी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, उसमें जितने भी सॉल्यूशन या फिर आप नई चीज़ कर सकते हो। सोर्स कोड के संशोधित वर्जन को पुनर्वर्तित किया जा सकता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते होगे, उसका नया अपडेट ला सकते हो, कोई नए चेंजेस कर सकते हो। साथ ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस को अन्य सॉफ्टवेयर के संचालन के बहिष्करण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर साथ दिया है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस को अन्य सॉफ्टवेयर के संचालन के बहिष्करण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास लाइसेंस हैगा सॉफ्टवेयर का तो आप चेंजेस कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आदि कई विशेष उदाहरण है। इसमें इंटरनेट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। आप कोई से भी प्रोग्राम को, सर्वर को, इन सबको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है ना, और आप चला सकते हो या चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स से सिम्बेनियन, ओपन बेस्ड, फ्री BSD, सर्वर अपाचे, टॉमकैट वेब सर्वर, फाइल आर्काइव, 7-zip, pzip और OpenOffice.org, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी। नेक्स्ट दिया है एडवांटेज, आप ही लोग कर लोगे, डिसएडवांटेज, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर कौन कौन से ओपन सोर्स हैं। पहला आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की तरह, जिसे बोल सकते हैं आप। इसमें कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लिनक्स है। इसका ग्राफिकल इंटरफेस विंडोज़ की तरह, परंतु दोनों में तकनीकी की भिन्नता आएगी, मतलब दोनों के क्या आएंगे, तकनीक अलग अलग है। फर्स्ट जो दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लाइक, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर आपको बताया गया है लाइनक्स, इसमें क्या आएगा, इस पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लिनक्स है। इसका ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र की विंडोज़ की तरह का हैगा, परंतु दोनों में तकनीकी फैसिलिटी अलग अलग हैगी, बट चीज़ एक ही हैगी। नेक्स्ट दिया है मैक OS की तरह, ठीक है ना। मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत इन्हीं से हुई थी तब, तथा चलाने में सबसे आसान है। अपने देश में तो नहीं पर बाहर के देशों में ज़्यादा लोकप्रिय है। बर्कले यूनिक्स का ही रूप है। मैक सिस्टम में बर्कले यूनिक्स का काफ़ी योगदान होता है। अब यहाँ पर से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप गूगल पे जाकर अगर सारी चीज़ें डिटेल देखोगे, फोटो वगैरह देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फायरफॉक्स, थंडरबर्ड तथा सनबर्ड मोजिला फाउंडेशन के सॉफ्टवेयर। यह मोजिला पब्लिक लाइसेंस के अंदर प्रकाशित है। यह लिनक्स तथा विंडोज़ दोनों पर चलते हैं। फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह वेब ब्राउज़र रहेगा। थंडरबर्ड आउटलुक एक्सप्रेस की तरह ईमेल भेजने या पाने के लिए सॉफ्टवेयर है। सनबर्ड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह ई मैनेजर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूँ ये सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट से लेकर अभी तक थर्ड पे पहुँचे, ये सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको ईजी तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल है। इनकी कोडिंग भी अवेलेबल है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिम्प।
यह फोटो ठीक करने का फोटोशॉप की तरह फोटो सॉफ्टवेयर रहेगा। यह GPL की अंदर प्रकाशित है, लिनक्स एवं विंडोज़ दोनों पर चलता है। ठीक है, ये लिनक्स पे भी चल जाता है और विंडोज़ पे भी चल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है OpenOffice.org। यह LGPL के अंदर प्रकाशित है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह सॉफ्टवेयर का है तथा ऑफिस में कार्य करने वाले सारे कार्य कर सकता है। यह विंडोज़ तथा लिनक्स दोनों पर चलता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनाए गए अलग अलग तरह के फॉर्मेट के दस्तावेजों प्रस्तुतिकरण खोल सकता था उसी फॉर्मेट। अब आपने MS ऑफिस, ठीक है ना, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर हैगा जिसने MS एक्सेल वर्ड ये सब चलाए हैं, उनको समझ में आ गया होगा MS ऑफिस क्या आएगा। ठीक है ना, उसी की तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर हैगा जिसमें MS ऑफिस जो काम करता है सारा काम ये भी कर लेता है। नेक्स्ट आता है अपाचे। ये वेब सर्वर के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर। यदि आप विंडोज़ में काम करते तथा लिनक्स पर जाने की बात सोचते हैं तो आप OpenOffice.org, फायरफॉक्स, थंडरबर्ड, सनबर्ड और जिम पर काम करके देखें। ठीक है ना, अगर आप सोचते हैं कि विंडोज़ से आपको लिनक्स पे जाना है तो आपको ये सारी एप्लीकेशन दे रखी है कि सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, आप इन पर जाकर काम करके देख सकते हैं। जुमला एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका इस्तेमाल वेब कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? वेब कंटेंट, वेब जो बनती है, ठीक है ना, वेबसाइट वगैरह, उसके लिए किया जाता है। यह PHP में लिखा गया है और डाटा संग्रहित करने के लिए MySQL डाटाबेस का उपयोग करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग करता है। फिर नेक्स्ट आता है MySQL एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डाटा को स्टोर और मैनेज करते हैं। यह डाटा कुछ भी हो सकता है, ये कुछ व्यक्तियों के नाम और एड्रेस को हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी की सेल्स और प्रोडक्शन के बारे में सूचना हो सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया है हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्रोनिम। अब यहाँ पर दो नाम दिए गए, एक फोर्स दिया गया, एक फ्लोस दिया गया, A4SS और FLOSS। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हैगा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फोर्स का। ठीक है ना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फोर्स बोला जाता है। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर, अब नाम दे रखा है फ्री तो शायद फ्री ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर फ्री वर्ड के दो मीनिंग बताए गए, एक फोर्स में बताया गया, फ्लोस में बताया गया है। फोर्स में लिखा है फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नहीं हैगा। ठीक है ना, मतलब सॉफ्टवेयर फ्री हैगा, ओपन सोर्स हैगा, बट ये फ्री नहीं हैगा, इसका चार्जेस लगे। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए उसे GPL लाइसेंस के अंदर आना होगा। ठीक है ना, GPL लाइसेंस उसे बनवाना होगा। ऊपर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कई अन्य तरह के लाइसेंस के अंदर प्रकाशित भी हो सकता है। ठीक है ना, फ्री अगर करना है उसको तो आपको उसको GPL में आना पड़ेगा। ठीक है ना, और नहीं हैगा तो अन्य किसी में भी आ सकता है। दोनों में अंतर तो है पर संबंध भी गहरा है, दोनों में फर्क हैगा, बट ठीक हैगा। फ्री सॉफ्टवेयर में यही सब शुरू हुआ है, इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर को निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर छोटे रूप में फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, फ्री लिब्रे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ फ्री शब्द का अर्थ स्वतंत्रता से है, पर फ्री शब्द का अर्थ बिना पैसे के भी होता है। ठीक है ना, मैंने आपको दो चीज़ बोली है कि फ्री है, फ्री दो चीज़ होती है कि ठीक है, या तो उसमें पैसा ना लग रहा हो या फिर आप फ्रीडम, मतलब ये बोल सकते हैं कि आप किसी होटल में गए, ठीक है ना, खाना खाना है, फ्री है तो वो वाला अलग फ्री हुआ। आप किसी प्लेस पे घूमने गए होंगे, आप अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, वो फ्री अलग होता है। ठीक है, बट आप अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहो जाओ, सारा खर्चा फ्री है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर दोनों का मतलब दिया गया कि फ्री का मतलब यहाँ पर एक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस कर दो, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। ठीक है ना, ये वाला फ्री अलग है, आप कोई सा भी चेंजेस करते हो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये चेंजेस, तो यहाँ पर दोनों चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, तो आप ये खुद सॉफ्टवेयर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर तो मैं अभ्यास पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वापिस से रिपीट हो रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग। भारतीय भाषा कम्युनिटी के
कंप्यूटिंग में मानकीकरण बेसिक हार्डवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग केवल अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए आज भी डिजाइन और विकसित किया जाता है। नॉर्मली बात है कि हमारे जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोडिंग होती है सब किस में की जाती है, इंग्लिश में की जाती है, ठीक है ना। बट भारतीय भाषाओं की स्वीकृति और उपयोग के प्रसार के लिए भारतीय भाषा कार्यान्वयन आपको मौजूदा अनुप्रयोग और हार्डवेयर रूपरेखाओं पर शीर्ष बैठना होगा। अब क्या करा गया है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर है सारी चीज़ें किस में बनाई जा रही, इंग्लिश में। जितने भी काम होंगे सब इंग्लिश में करना है, ठीक है। बट अब क्या करा गया है यहाँ पर कि इंडियन जो लैंग्वेज है कि जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता हैगा, ठीक है ना, वो कितनी 22 लैंग्वेज हैगी GIST में, ठीक है ना। 22 आधिकारिक भाषाएं हैगी लीगल, जिनको क्या करा गया हैगा, रजिस्टर्ड करा गया है। इनमें क्या बनाया जा रहा है, कोडिंग बनाई जा रही है, इनके सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु, ये बाएं से दाएं लिखने की प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट है उर्दू, सिंधी और कश्मीरी, ये दाएं से बाएं, मतलब ऊपर वाली जो भाषा है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और बाकी सब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तीनों भाषाएं, ठीक है ना। आप इसमें अपनी शैली बना सकते हैं, लिपियाँ जो बन रही हैं आज के टाइम पर क्या हो गई है 22 भाषाओं में सभी तरह की चीज़ें हमें दी जा रही है। लैंग्वेज कंप्यूटर नॉर्मली बात है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना, 0 और 1 की सारी कोडिंग भी उसी में होती है। बट आजकल क्या करा जा रहा है कि इंडियन लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट करा जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली बात है पहले सारी चीज़ें इंग्लिश में होती थी, सारी चीज़ें वहीं होती थी, बट आजकल सारी चीज़ें क्या करी गई हिंदी और अपनी लैंग्वेजों में भी दी जा रही है। अब नेक्स्ट आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, AISCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसको ANSI द्वारा विकसित किया गया है। हम कंप्यूटर पर कुछ भी लिखते हैं वह ऑस्की में लिखा जाता है। ऑस्की मतलब ASCII, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर प्रयोगकर्ता अंकों, अक्षरों तथा संकेतों के लिए बाइनरी सिस्टम पर आधारित कोड का निर्माण करके कंप्यूटर को परिचालित करते हैं, लेकिन इसके कोड केवल उसी के द्वारा प्रोग्राम और आदेशों के लागू होंगे जिससे कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान तब तक नहीं कर सकते जब तक वे एक दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए हुए कोड संकेतों से परिचित ना हों। सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अमेरिका में एक मानक कोड तैयार किया जिससे अब पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसे ऑस्की के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्येक अंक, अक्षरों व संकेतों को 8 बिट से दर्शाया गया है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 और 1 की संख्या ही लिखी गई है। अब यहाँ पर जो ASCII आस्की हैगा, इसमें क्या करा गया हैगा, नॉर्मली बात है सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डेवलपर होंगे जिनकी अलग लैंग्वेज होगी, सबके समझना है। तो आस्की क्या करा गया है, यहाँ पर सबके लिए क्या करा, एक फिक्स बनाया गया, कितने 8 बिट का एक कोड बनाया गया है। मतलब कितने अक्षर होंगे उसमें 8, ठीक है, 0 और 1 से। जैसे आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, आपको एक साथ चर दिया है, फिर डेसिमल दिया है, फिर बाइनरी दी है, ठीक है ना, फिर चर दिए, डेसिमल दिए और बाइनरी। आपको जितने भी चर दिए हैं, जो अल्फ़ाबेट है, ये साइन हैंगे, ठीक है ना, उसके लिए कौन सा कोड यूज़ होता है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे A है, ठीक है ना, इसके लिए क्या कोड यूज़ हो रहा है 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है ना। टोटल आप काउंट करोगे तो बाइनरी कोड कितने अंक हो रहा है, डिजिट हो रहा है 8, ठीक है ना। B के लिए क्या यूज़ होता है, C के लिए क्या, D के लिए क्या, E के लिए, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। अब जो ASCII हैगा, आस्की हैगा, इसके 2 वर्जन हैं, एक 7 हैगा और एक 8 हैगा। अब 7 वाला देखते हैं हम, सबसे पहला वर्जन। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड में दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह आस्की कोड में संचित होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में आप कोई सा भी कोड दबाते हो, कोई सी भी चीज़ करते हो, कोई सा भी क्लिक करते हो, सब किस में होता है, आस्की में होता है। प्रत्येक आस्की कोड 8 बिट का होता है। सब कितने बिट के होते हैं, 8 बाइट के, ठीक है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, जो क्या मिलकर बनाते हैं 1 बाइट। मतलब 8 कोड मिलकर क्या बनाएंगे, एक अक्षर। आस्की में ऐसे 256 कोड है, कितने होंगे 256। मानक आस्की कोड का नाम मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्तित एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर सेट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए आस्की कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट्स का उपयोग करके संचित होता है, रिजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर 256 कोड हैंगे जिसको फिक्स करके बनाया गया है, कौन से साइन के लिए क्या यूज़ होगा, कौन से अक्षर के लिए क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई है।
नेक्स्ट आता है ए एक्सटेंडेड, ASC II और ASC 8, ठीक है ना। कितने का आएगा? 8। पहले अभी 7 वाला पढ़ा है, अब 8th वाला पढ़ेंगे। बीट कोड की कमियों को महसूस करते हुए 8 बिट संस्करण को मानकीकरण द्वारा किया गया था। इसमें US ASC II कोडिंग शामिल थी। इसके लिए पहले, क्योंकि पहले 128 अक्षर 0 से 127 और दूसरे 128 128 से 255 जोड़े गए थे। इसका उपयोग सबसे पहले IBM ने अपने PC के लिए किया गया था। ISO ने 8 बिट ASC II एक्सटेंशन का वर्णन करते हुए मानक ISO 8859 जारी किया। US ASC II आधारित ISO 88591, जिसे लोकप्रिय रूप से ISO लैटिन भाषा 1 कहा जाता है, पूर्व यूरोपीय भाषाओं के लिए एक को ISO 88590 के रूप में मानकीकृत किया गया था। ISO 88595 के लिए ISO 8859 के रूप में सिरिलिक भाषाओं के लिए ISO 88511 के रूप में, और इसी की तरह नहीं कोई भी किसी भी भारतीय भाषा के लिए मानकीकृत नहीं था। ISO 88515 या लैटिन 9 यूरो प्रतीक को शामिल करने के लिए 8859 का 1 का संशोधन किया गया। अब मेन चीज़ क्या थी कि जितने सारे यहाँ पर 8859 दिए गए होंगे, ठीक है ना, ये भी यही कोड थे, लेकिन मेन चीज़ क्या थी कि जो 7 था वो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं करता था, ठीक है ना। इंडियन लैंग्वेज ना कोई चीज़, जो इसके फिक्स कोड थे सब इसी को यूज़ करता था, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए इसका नया वर्जन निकाला गया। अब नेक्स्ट आता है ISC II, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। यहाँ पर जो भी चीज़ें इंडियन हैगी, ठीक है ना। यह सूचना के आदान प्रदान के लिए 8 बिट कोड वाला अक्षर समूह हैगा। यह उन सभी कंप्यूटर संचार मीडिया में उपयोग के लिए बनाया जाता है जो 7 अथवा बिट अक्षरों को उपयोग करते हैं, ठीक है ना। 7 या 8 बिट सभी के लिए बनाया गया। उच्चतर 128 प्राचीन ब्रह्म लिपि पर आधारित 10 भारतीय भाषाओं की लिपियों पर उपयोग किया जाता है। कितनी लैंग्वेज पे यूज़ किया जाता है इसको? 10 लैंग्वेज पे, जिसको दिया गया है देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है यूनिकोड। यूनिकोड एक प्रोग्राम है जो आपके द्वारा कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड या नंबर प्रदान करता है। इंटरनेट पर जो आप हिंदी में लेख देखते हो, यह सब यूनिकोड की भाषा में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर जितने भी हिंदी में कोडिंग आती है, कोड लिखे रहते हैं, लेख लिखे रहते हैं, पैराग्राफ लिखे रहते हैं, ठीक है, सब किस में लिखे जाते हैं? यूनिकोड में। इसका लाभ यह रहता है कि चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी भाषा में यूनिकोड का प्रयोग किया जा सकता है। यूनिकोड दुनिया भर के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है। यूनिकोड में टाइप किए गए पाठ या सामग्री को कहीं भी ले जाने या इसका स्वरूप नहीं बदलता है, ठीक है ना। यूनिकोड के द्वारा क्या रहता है, आप कोई सी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख रहा हो, इसके चेंजेस नहीं होते हैं। यह पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए किसी भी विशेष फॉन्ट की आवश्यकता नहीं होती, आप इसको कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते होगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट मुद्रा लिपि, टाइप फेस, अक्षरों के लिखने के अलग अलग शैलियाँ आएंगे, ठीक है। फॉन्ट जो होते हैं वो जो हमारे लेटर होते हैं उन लोगों को लिखने की क्या होती है? अलग अलग लैंग्वेज। आप नॉर्मली बात है, आप अपना मोबाइल चलाते हो उसमें फ़ॉन्ट चेंजेस करते हो, ठीक है ना। आपने कभी टाइपिंग करी उसमें फ़ॉन्ट चेंजेस करे होगे तो आपको समझ। जो छापे की लिखावट को विभिन्नता और सौंदर्य प्रकाशन करते हैं। फ़ॉन्ट का उपयोग कंप्यूटर के सभी डॉक्यूमेंट एडिटिंग और प्रोसेस में किया जाता है। कंप्यूटर फ़ॉन्ट को डिजिटल डाटा फाइल के रूप में किया जाता है। नॉर्मली बात है, यहाँ पर आप अपने जितने भी फ़ॉन्ट हैंगे, फ़ॉन्ट्स में आप चेंजेस कर सकते होगे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से अपने अक्षरों को अच्छा स्टाइलिश बना सकते हो, ठीक है ना। उसको जिस तरीके से आपको रखना है उस तरीके से रख सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती है। अब फर्स्ट आता है इस पे टाइप्स में स्टैटिक फ़ॉन्ट्स। इस प्रकार के फ़ॉन्ट में अक्षरों को डिज़ाइन और डिजिटाइज किया जाता है और फिर फ़ॉन्ट फाइलों में संग्रहित किया जाता है। जब भी छपाई होती है एक ही वर्ण समान आकृति के साथ दिखाई देता है। टाइम्स न्यू रोमन एरियल आदि, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा गया है कि जो वर्ड सेटिंग है आपने स्टैटिक फ़ॉन्ट से सेट कराएगा। इसमें आपने जो एक वर्ड को सेट कर उसी तरह आने वाले जितने भी लेटर होंगे, अक्षर होंगे, वो सारी चीज़ें क्या होगी? एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक फ़ॉन्ट्स। डायनामिक फ़ॉन्ट्स नेटस्केप के कम्युनिकेटर सूट की एक विशेषता है जो वेब पेज डिज़ाइनर को वेब पेज या साइट के लिए एक विशेष फ़ॉन्ट शैली को निर्देशित करते हुए
बनाने में सक्षम बनाता है। एक फ़ॉन्ट फाइल जिसमें फ़ॉन्ट छवियों का एक विशेष सेट प्रदर्शन का तरीका बताया गया है। वेब सर्वर से प्लग इन के साथ साथ इसका उपयोग करने वाले पहले पृष्ठ से डाउनलोड किया जाता है। नेटस्केप के देखने के समर्थन बीटीस्केप में ट्रू डॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर डायनामिक फॉन्ट्स हैंगे, ठीक है ना, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, आपको एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें सारे फॉन्ट्स को अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो सबके लिए अपना एक तरीका होता है। नेक्स्ट आता है ओपन टाइप फॉन्ट। ओपन टाइप स्केलेबल कंप्यूटर फॉन्ट के लिए एक प्रारूप है। यह अपने पूर्ववर्ती ट्रू टाइप पर बनाया गया था। ट्रू टाइप की मूल संरचना को बनाए रखना और टाइपोग्राफिक व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जटिल डाटा संरचनाओं को जोड़ना। ओपन डाटा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। व्यापक उपलब्धता और टाइपोग्राफिक लचीलेपन के कारण दुनिया की सभी लेखन प्रणालियों के विविध व्यवहारों को संभालने के प्रावधानों सहित ओपन टाइप फॉन्ट का उपयोग आज प्रमुख कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर आमतौर पर किया जाता है। अब यहाँ पर ओपन टाइप फॉन्ट दिए गए हैं, तो इसमें OTF में क्या रहता है, नॉर्मली आज के टाइम पर जितने भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, जितने फॉन्ट यूज़ हो रहा है सभी का इसमें यूज़ होता है, सभी जगह इसका यूज़ होता है। अब क्या रहता है, सब अपने अपनी कोडिंग करते हैं, तो सबके अपनी लैंग्वेज होती है, सब अपने अपने तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो टाइपिंग करते हैं, फोटो एडिट करते हो तो उसमें अपना नाम लिखते हो या कोई थॉट लिखते हो तो उसके फॉन्ट चेंज करते हो, आप अपने स्टाइलिश रखोगे कि नहीं यार ये इस कलर के साथ ये मैच हो रहा है, इसमें ये चेंजेस कर। उसी तरीके से यहाँ पर भी सारे फॉन्ट अलग अलग आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट टाइपिंग। अब यहाँ पर जो दिया गया है, भारतीय भाषा को पाठ को टाइप करने के लिए सुविधा के लिए कई उपकरण सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। मोटे तौर पर 2 उपकरण प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है कि टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए अपनी लैंग्वेज, बट यहाँ पर 2 दिए हैं, फोनेटिक्स टेक्स्ट एंट्री और की में आधारित टेक्स्ट। फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अंग्रेजी लिपि में उनके उच्चारण के अनुसार शब्द टाइप किए गए हैं और बाद में इसी भाषा में बदल दिए गए। फोनेटिक्स टेक्स्ट एंट्री में रूप में जाना जाता है। यदि जैसे आप लिखते हैं मेरा देश महान, इसे मेरा देश महान में अनुवादित करेगा फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री। कई वर्ड प्रोसेसर, कई खोज इंजन जैसे गूगल आदि पर द्वारा समर्थित है, ठीक है ना। अब आपके लिए तो हिंदी लिखने के 2 तरीके होते हैं। आप अपना मोबाइल लीजिए, उसमें आप अपनी जो लैंग्वेज हैगी, ठीक है ना, चेंज करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको हिंदी एक शुद्ध हिंदी का आएगा और एक इंग्लिश टू हिंदी आएगा, जिसमें आप लिखोगे हिंदी में, इंग्लिश में लिखोगे, टाइप इंग्लिश में करोगे वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी में लिखोगे वो हिंदी में ही बताएगा। ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी हमारी खत्म होती है। थैंक यू।